आपकी कुछ पीडीएफ्स हैं जो पेंडिंग है वो मिल जाएंगी। परसों हम एक मैराथन सेशन रखेंगे शाम को 9 बजे सीडीपी का, और चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी अपना उसको कंप्लीट करेंगे। 30 में से 30 आप एक सेशन से स्कोर कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पोल में आप जवाब देंगे, ठीक है जी। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए और आंसर कीजिए। देखते हैं क्या कहानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है, यानी जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो किसकी एडवोकेसी करती है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता करके चलूंगी। उसका रीजन यही है कि जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आती हैं उनके लिए पेपर थोड़ा सा आसान लगेगा, लैंग्वेज वाला सेक्शन वैसे भी आसान हो जाता है, ठीक है जी। चलिए फटाफट से देखिएगा। तो अगर हम देखें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, मातृभाषा अंग्रेजी, राजकीय भाषा क्या, खुद से सोचिए और जवाब दीजिए। समूची विद्यालय शिक्षा में एक अंग्रेजी, सिर्फ अंग्रेजी कैसे हो सकती है भाई। छोटे छोटे समुदायों में बोले जाने वाली भाषा सॉरी, हमें सबको इंक्लूड करके चलना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अब ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, सबको अलग अलग लिखने से क्या होगा। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें लगभग सारी कैटेगरीज की लैंग्वेज आ जाए, सारी जो वर्ग की भाषाएं हैं वो आ जाए। जैसे सबसे पहले हमें पता है मातृभाषा को हमें महत्व देना है ना। तो मातृभाषा का ऑप्शन या तो यहाँ था या यहाँ था। मदर टंग की बात करता है ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी, NCF भी, कि बच्चे की मातृभाषा उसकी घर की भाषा में पढ़ाओ आप उसको, प्राइमरी लेवल पे तो स्पेशली। तो एक तो घर की भाषा सबसे पहले है। शास्त्रीय भाषाएं यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जिसमें संस्कृत भी आती है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, जो आपकी संविधान की सूची में 22 भाषाएं हैं जिनमें अंग्रेजी नहीं है, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। ये जो है यहाँ पे सही उत्तर बनेगा, कोई और कॉम्बिनेशन उस तरह का बनता ही नहीं है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है, यानी बिहार रहती थी बच्ची, फिर वो मुंबई में शिफ्ट हो गए, पिताजी या माताजी जो भी काम करते होंगे, तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है। विद्यालय में 3 भाषाएं सीख रही है, हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है, ठीक है। तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीख रही है, ठीक है। मराठी भाषा, क्योंकि मुंबई है तो वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है, मराठी होगी। तो अब वो बिहार से आई है तो वहां की जो भी भाषा होगी, जिस भी जगह वो रहती होगी, भोजपुरी या कई सारी भाषाएं वहां चलती हैं, मैथिली है, कोई भी है, वो उसको आती ही होगी, मातृभाषा है। हिंदी स्कूल में पढ़ाई जा रही है, संस्कृत स्कूल में पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जा रही है। लेकिन अब वो आस पड़ोस में रहती है तो वहां तो भोजपुरी नहीं बोल रहे हैं बच्चे, वहां क्या बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं ज्यादा लोग। तो अब वो मराठी भी बहुत अच्छे से सीख रही है। तो क्या वो किताब से मराठी सीख रही है? ये जो मराठी सीखना है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पढ़ना जरूरी है। अगर यहाँ अंग्रेजी सीखना होता तो आंसर बदल जाता, अगर यहाँ संस्कृत सीखना होता तो आंसर बदल जाता, हिंदी सीखना होता तो आंसर बदल जाता। क्योंकि अगर जो विद्यालय में जो भाषाएं पढ़ रही है, 3 भाषाएं, इन तीनों भाषाओं में से कोई भी लिखा होता है यहाँ पे, तो आंसर हो जाता भाषा अधिगम। अभी भाषा अधिगम नहीं होगा, लैंग्वेज लर्निंग नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम किताब नहीं पढ़ रहे, स्कूल में नहीं पढ़ रहे, इस लैंग्वेज को हम अपने एनवायरमेंट से, अपने वातावरण से अर्जित कर रहे हैं। बच्ची बटोर रही है। अब इस बटोरने को भी तो सीखना ही कह देते हैं कई बार, तो हम सीखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि बहुत अच्छे से सीखती है मतलब लैंग्वेज लर्निंग होगी, अधिगम होगा। नहीं, कौन सी भाषा की बात चल रही है उस पे देखना है। तो ये भाषा अर्जन है, जो कि चॉम्स्की कहते भी हैं कि भाई मनुष्य में भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जो वो बात कर रहे हैं, सहारा देना, यहाँ कोई स्कैप फोल्डिंग तो हो रही नहीं रही है, परिकल्पना निवेश कुछ नहीं, भाषा अर्जन सिंपल मराठी जो है वो अर्जित कर रही है बिना पढ़े, ठीक। जब बिना पढ़े, किताब के बिना की बात आ जाए तो मातृभाषा या जो भी भाषा आप एनवायरमेंट से उठा रहे हैं उसको अर्जन, और जो आप जिसका ग्रामर पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अधिगम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा हुआ है कोई पेपर आज तक जिसमें भाषा अर्जन और अधिगम से एक भी क्वेश्चन आया हो? पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं, उसको कुछ क्यूज दिए जा रहे हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यानी जब वो एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है या कोई भी एक कंटेंट पढ़ रहा है बुक में या पढ़ रही है, तो उसे कुछ क्यूज, कुछ संकेत मिल रहे हैं जिसकी सहायता से उसे कि कहा क्या जा रहा है इस पाठ में, उसको समझने में मदद मिल रही है, अर्थ को समझने में मदद मिल रही है। अब इसे किस रूप में जाना जाएगा इस मदद को? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, भाई वो प्रॉपर चैप्टर पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने ऊपर ऊपर से देख लिया बस कि इसके अंदर होगा क्या, अनुमान नहीं लगा रहा है, बारीकी से पढ़ना। अब यहाँ पे संकेत की बात चल रही है, इसका मतलब कुछ कुछ चीजें समझ आ रही होंगी, कुछ को वो संकेतों से समझ रहा होगा, तो बारीकी से पढ़ना भी नहीं होगा, इंटेंसिव रीडिंग थोड़ी है। अर्थगत संकेत है ये, कि मीनिंगफुल क्यूज मिल रहे हैं, उसको संकेत मिल रहे हैं जिसकी सहायता से वो अर्थ का निर्माण कर पा रहा है कि अच्छा ये लाइन इस बारे में है, अच्छा इसमें ये बात कही जा रही है। तो कुछ चीजों में आप अर्थगत संकेत आपको मिल रहे होते हैं, सूत्रात्मक संकेत कोई फॉर्मूला थोड़ी है यहाँ पे।
तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, ये भी देख लेते हैं। श्रवण की प्रक्रिया में यानी लिसनिंग की प्रोसेस में मुख्य विचार समझना यानी मेन आइडिया क्या है, उस पाठ में क्या कहा गया है उसको समझना, अनुमान लगाना यानी प्रेडिक्ट करना, निष्कर्ष यानी आप समराइज कर पा रहे हैं, कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि इसमें भाषा में बात क्या हुई, सॉरी इस चैप्टर में बात क्या हुई है, सारांश निकाल पा रहे हैं यानी समराइज कर पा रहे हैं, कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो भाषा को आप एक पूर्ण रूप में देख पा रहे हैं अगर आप देख रहे हैं तो। श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार, जब भी बात मुख्य विचार की आ जाए, निष्कर्ष की, अनुमान लगाने की, इसका मतलब हम भाषा को समग्र रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं, लैंग्वेज को एज अ होल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऊर्ध्वोन्मुखी श्रवण प्रक्रिया है, सूचना के लिए श्रवण है, अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया है या सूचनात्मक श्रवण है? बताइएगा फटाफट से, इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सूचना के लिए श्रवण, ऐसा थोड़ी कोई सूचना का पता लगाना है। श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना कहाँ आएगा तथा सारांश समझना। तो ये अधोमुखी श्रवण हम इसको कह देंगे और इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहेंगे। इंग्लिश में यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा गया है, इसको क्या कहेंगे, टॉप डाउन अप्रोच। ये बॉटम अप हो जाती है अगर ऊर्ध्वोन्मुखी होता तो, है ना। टॉप डाउन में क्या होता है कि आप बेसिकली एक मुख्य विचार से आइडिया लगा रहे हैं यानी एज अ होल समझ रहे हैं समग्र रूप में। और वहीं बॉटम अप में होता है जब ध्वनियों पे ध्यान हो कि साउंड है, वर्ड्स है, ऐसा लिखा होता है, शब्दों पे, ध्वनियों पे, अर्थ पे ध्यान है। यहाँ ओवरऑल अर्थ की बात हो रही है, तो ओवरऑल बात हो रही होगी तो अधोमुखी यानी टॉप डाउन अप्रोच, मतलब जहां आप एक पूरे मीनिंग से, सारांश से, है ना, मुख्य विचार को समझते हैं, फिर पैराग्राफ समझ रहे हैं, फिर पैराग्राफ से सेंटेंस पे आ रहे हैं यानी एक वाक्य पर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता कि आप एक वर्ण से शब्द बना रहे होते, शब्द से फिर आप अर्थ की ओर जा रहे होते, फिर उसके बाद आप एक वाक्य बना रहे होते, फिर उसके बाद आप एक पैराग्राफ बना रहे होते, तब वो बॉटम अप हो जाता। तो जब आप समग्र में समझ रहे हैं कोई चीज तो वो अधोमुखी श्रवण यानी टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब बहुत बार आता है टॉप डाउन और बॉटम अप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेटेड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संज्ञाएं यानी नाउन्स, क्रियाएं यानी वर्ब्स, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु के, यानी कोई कंटेंट है, विषय वस्तु चैप्टर होता है वो तो, है ना। क्रिया शब्द के, कोई एक्टिविटी वाले वर्ड्स हैं ये। निष्क्रिय शब्द संपदा है या सक्रिय शब्द संपदा है, क्या है ये बताइए, फटाफट से बताइए। इसमें मैंने आपको कंफ्यूज किया, अब देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। यार सक्रिय शब्द संपदा वो होती है जिसको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं, जो वर्ड्स आप बार बार यूज करते हैं। जरूरी नहीं है सारे क्रिया विशेषण के शब्द जो है आपके सक्रिय संपदा में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये विषय वस्तु के शब्दों के अंदर कॉन्टेंट्स, वर्ड ऑफ कॉन्टेंट्स का पूरा समूह है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये आपका कंटेंट की लिस्ट है एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है ना। ये पैसिव निष्क्रिय शब्द संपदा, पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग कम होता है बट आपको पता होते हैं वो शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग आप बार बार करते हैं उनको सक्रिय शब्द संपदा कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है संज्ञा, क्रियाएं, विशेषण इस तरह से नहीं पूछेगा इसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा। इसके बारे में क्वेश्चन लिखेगा जैसे इंग्लिश में अगर हम कहते हैं साइट वर्ड्स कह देते हैं, मतलब जो ज्यादा एक्टिवली यूज हो रहे हैं। जैसे कुछ शब्द हम बहुत बार यूज करते हैं, जैसे ये बार शब्द है ना, बार बार बार, है ना, खाना खा लो, खाना, ये सब क्या है, सक्रिय शब्द संपदा है जो बार बार हम अपनी भाषा में यूज करते रहते हैं। कुछ निष्क्रिय शब्द होते हैं, जैसे हम क्लिष्ट भाषा में बात करने की बात कर रहे हैं, ये क्लिष्ट शब्द कई लोगों के लिए निष्क्रिय भी होगा क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस शब्द को इस्तेमाल करते होंगे नॉर्मल आम भाषा में। तो निष्क्रिय शब्द संपदा वो है जो पैसिव वोकैबुलरी है जिसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है बट आपको मीनिंग पता होता है, आपने साहित्य में पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, सुना है कहीं। लेकिन सक्रिय शब्द संपदा वो है जिन शब्दों का मीनिंग आपको पता है और बार बार यूज करते हैं, है ना। तो ये विषय वस्तु के शब्द हैं, कंटेंट है एक तरह से, ठीक है। मोई मोई हो गया, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है बात। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने किया खराब है लेकिन क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन होते ही पूरा भाव बदल जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल है। जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए तो फिर भी थोड़ा इजी है, जो सिर्फ हिंदी मीडियम वाले लोग हैं उनके लिए अब मुश्किल हो गया है। उसका रीजन सिर्फ एक है कि ट्रांसलेशन, सिलेबस नहीं बदला। संरचनाओं के बारे में ज्ञान यानी जो स्ट्रक्चर की नॉलेज है तथा इसमें सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना कार्य विधिक ज्ञान है, घोषणात्मक ज्ञान है, व्याकरण, अनुवाद प्रक्रिया है या भाषा प्रक्रियाएं हैं। संरचनाओं के बारे में यानी स्ट्रक्चर की नॉलेज है आपको किसी चीज की, है ना, स्ट्रक्चर की नॉलेज है, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, तथा इसमें सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना यानी डिफाइन कर रहे हैं आप चीजों को, आपको डेफिनेशन पता है ना, आप लिख रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा आपने लिख के बता दिया, किसी चीज की डेफिनेशन पूछी आपने बता दी, ये होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज
ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाता है। एक चीज है डिक्लेरेटिव नॉलेज, जिसको हम घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। देखो इसमें भी आप लोग कितनी गलती कर रहे हैं, कार्यविधिक ज्ञान कह रहे हैं, जबकि ये कार्यविधिक ज्ञान क्या होता है कि आपसे पूछा जाए साइकिल कैसे चलाते हैं, तो वो कार्य आप प्रोसीजर बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताएंगे वहां पे, तो वो प्रोसीजरल नॉलेज होती है। क्या होती है? प्रोसीजरल नॉलेज है वो। जबकि यहाँ पे ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है, जहां डेफिनेशन की बात आए, जहां पढ़ के याद रखने की बात आए, डिक्लेरेटिव नॉलेज है। बेटर कौन सी है? प्रोसीजरल। जब आपसे कहा जाए कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताओ किसी चीज का, यहां से घर से स्कूल कैसे जाते हैं, या साइकिल कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, ये प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे संरचनाओं की बात हो रही है, डिफाइन वर्णित करने की बात हो रही है, यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज, घोषणात्मक ज्ञान, जो आपने पढ़ के जुटाया है और जरूरत पड़ने पे आप उसको लिखते हैं या बताते हैं। जबकि स्टेप बाय स्टेप कोई एक्टिविटी करने की बात होती, तब तो कार्य विधिक होता है, जब आप कार्य की बात कर रहे होते, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। व्याकरण, अनुवाद प्रक्रिया और ये सब यहाँ बनते ही नहीं है कि भाषा प्रक्रियाएं हैं। अब ऐसे तो आप किसी भी चीज को कह देंगे, एग्जैक्ट बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, ये क्या कहता है भाई? प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत, यानी संदर्भ से सीख रहे हैं आप नेचुरल लैंग्वेज में। बनावटी पठन सामग्री, तो बनावटी तो हो नहीं सकता, संदर्भ तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? नेचुरल होता है कि आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा और आप संदर्भ में समझ गए, कोई कहानी पढ़ी संदर्भ में समझ गए कोई बात, कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया तो मतलब संदर्भ से समझाया गया है, ठीक है। साहित्यिक कार्य, मे बी नॉट, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पठन कार्य, पठन सामग्री, सिर्फ पाठ्य पुस्तक के लेखक, कोई और ज्ञान नहीं हो सकता, कोई न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, कोई न्यूज में कोई बात चल रही हो वो संदर्भ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना। तो इसका आंसर प्रमाणिक पठन सामग्री है, ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल जिसको हम कहते हैं, कि जो संदर्भ से आप सीख जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट से आप समझ पा रहे हैं। ऑथेंटिक मटेरियल, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, मैगजीन हो सकती है कोई, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है, यानी लैंग्वेज के असेसमेंट के बारे में सही है। जब आप टेस्ट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, शिक्षार्थियों की उपलब्धि कि कितना सीखा है, शिक्षार्थियों की व्याकरणिक ज्ञान का आकलन कि सिर्फ उनको व्याकरण कितना आता है, ग्रामर की नॉलेज कितनी है, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन, यानी उनको वो कितने पारंगत हैं, कितनी भाषा उनको आती है, स्तर क्या है, या यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है, कि क्या नहीं आता, सिर्फ यही पता करना उद्देश्य हो गया? नहीं, आकलन के बारे में यहाँ पे जो सही बात है वो ज्यादा बेहतर है, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना। हालांकि ऐसा नहीं था कि डी बिल्कुल गलत थी, यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है, सिर्फ ये पता करना क्या नहीं आता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि ये है उपचारात्मक या आपका एक होता है निदानात्मक परीक्षण, तब हम कहते हैं कि हाँ जहां गैप है वो पता करना है, लेकिन इन्होंने ओवरऑल आकलन की बात की है, तो हम देख रहे हैं कि निपुणता कहाँ है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितना आता है, ये बेटर ऑप्शन बाकी तीनों में बनता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि उपलब्धि का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उपलब्धि के लिए उपलब्धि प्रश्न पत्र बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज ओनली राइट, अगर हम इन सब में देखें तो सही उत्तर जो है सी ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है, यानी गलतियों के विषय में, है ना, एरर्स के बारे में। तो त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि है, यानी दोनों को हेल्प करती है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को, और फीडबैक का काम करती है टीचर के लिए भी कि बच्चे कैसे गलती करते हैं, कहाँ सुधरवाना है, मतलब चर्चा कहाँ करनी है, कैसे अच्छे मेथड्स का, अच्छे शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना है, और बच्चे के लिए भी कि उसको पता चले कि वो कहाँ उसको दिक्कत है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है ना। तो ये बेहतर है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे बाकी चारों ऑप्शंस। हमारा रूल है कि चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो जवाब नहीं देंगे। शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी के तभी त्रुटियों को सुधारना, देखो तुरंत नहीं सुधारना होता, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो, तुरंत गलती सुधारना कोई तरीका नहीं है। बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए, अवसर दिए जाने चाहिए, फीडबैक की तरह देखना है। त्रुटियां केवल शिक्षक के लिए सीखने का क्षेत्र है, क्यों बच्चे के लिए कुछ दिक्कत हो जाएगी? नहीं, त्रुटियां द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप का संकेत है, यानी जब आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज का उसमें बाधा बनना, जबकि हम उसको बाधा नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि गलतियां सिर्फ उसी केस में होती हैं, त्रुटियां कहीं भी होती है, लर्निंग का पार्ट है, सीखने का हिस्सा है त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10वां सवाल क्या कहेगा भाई? ये कहता है एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता, यानी जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडियन कल्चर में, और प्रदत्त कार्य देता है, होमवर्क दिया है कोई,
शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने के, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको रिपोर्ट लिखनी है आपको, तथा पोस्टर तैयार करना है, एक पोस्टर बनाना है, एक रिपोर्ट लिखनी है। करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है। यानी बहुत सारी सामग्री दे दी जो पढ़नी है। ठीक, अब भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान में भाषा, यानी सिर्फ सोशल साइंस में लैंग्वेज है। सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य है कि सिर्फ सामाजिक, तो क्या सिर्फ सामाजिक विज्ञान की बात है? भारत की सांस्कृतिक विविधता में भारत की भाषाएं भी आएंगी, भारत की संस्कृति भी आएगी, इतिहास भी आएगा, पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो और ये सब जानेगा कैसे बच्चा? भाषा के माध्यम से जानेगा। इसको कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, है ना। सिर्फ 38% लोग सही जवाब दे रहे हैं। समूची पाठ्यचर्या में भाषा, अब ये इंग्लिश पेडागोजी में हम कब से करते हैं, हिंदी में भी आता है, LAC लैक बोलते हैं। समूची पाठ्यचर्या में भाषा यानी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। जो पाठ्यचर्या है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सब हम भाषा के माध्यम से ही तो सीख रहे हैं। तो जो भी भाषा हमने सीखी है स्कूल में आकर के, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, जब हम उस भाषा के माध्यम से अन्य विषयों को समझ रहे हैं या उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो मतलब एक करिकुलम में हम एक लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, भाषा हमें हेल्प कर रही है सारी ही चीजों को समझने में, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। भाषा लेखन का विकास नहीं है, ये सिंपल बात है। समूची पाठ्यचर्या में भाषा, ये सिर्फ सामाजिक विज्ञान तक सीमित नहीं है ये बात। ये टॉपिक में हो सकता है उनको बहुत सारी रिपोर्ट्स अलग अलग पढ़नी पड़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों का आधार बनाती है। यानी जो नियम, जो ग्रामेटिकल रूल्स उसको पहले से आते थे बच्ची को, वो अप्लाई कर रही है जब वो नई नॉलेज को सीख रही है। यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में वो क्या कर रही है? अप्लाई करने की कोशिश कर रही है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? संज्ञानात्मक युक्तियां, मेटाकॉग्निटिव युक्तियां हैं, या आकृति आधारित हैं, या फिर सहयोगात्मक अधिगम है? क्या कोई किसी का सहयोग कर रहा है? नहीं। देखो अब आप इसमें बहुत ही तेजी से लगे हुए हैं, मेटाकॉग्निटिव युक्तियों पे जवाब दे रहे हैं आप। इसमें मेटाकॉग्निटिव युक्ति तब बनती, परासंज्ञानात्मक युक्ति तब बनती जब बच्चा क्या कर रहा होता है? रिफ्लेक्ट भी करे, रिव्यू भी करे, है ना, रिव्यू करके प्लान भी करे, है ना, रिव्यू, रिफ्लेक्ट, प्लान, मैनेज, ये सब आता। अगर देखो कभी ना कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्ड से समझना होता है कि हमें किस तरफ लेके जाना चाह रहा है क्वेश्चन, है ना। जब भी मेटाकॉग्निटिव क्वेश्चन होगा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी अपने चिंतन पे विचार कर रही है ना, प्रकाश डाल रही है, प्लानिंग कर रही है, फिर एक मैनेजमेंट है, इस तरह के शब्द, इनमें से कुछ ना कुछ शब्द आपको जरूर मिलेंगे जब मेटाकॉग्निटिव की बात होगी कि चिंतन पे चिंतन हो रहा है। या सिंपल बात है, व्याकरणिक नियमों के आधार बनाते हुए नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखा हुआ जो उसका ओल्ड नॉलेज है, यानी जो उसकी मेमोरी है, जो उसका संज्ञान है, जो कॉग्निशन है, उसी का इस्तेमाल कर रही है। कुछ बियॉन्ड थोड़ी जाने की बात हो रही है। तो सिंपल कॉग्निटिव स्किल्स हैं कि वो प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल कर रही है, अपनी थिंकिंग का, रीजनिंग का। संज्ञानात्मक युक्तियां हैं जो हमारा दिमाग से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, यानी वो थिंकिंग यानी चिंतन भी करेगी, रीजनिंग यानी तर्क भी करेगी, यानी वो इमेजिन करेगी, कल्पना भी करेगी, वो मेमोरी यानी स्मृति का भी इस्तेमाल करेगी जो पहले सीखा गया है। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग नहीं हो रहा है, रीजनिंग अबाउट रीजनिंग नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट करने की बात नहीं हो रही है, जस्ट ये आपकी संज्ञानात्मक युक्तियों के इस्तेमाल की बात हो रही है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि मेटाकॉग्निटिव। मेटाकॉग्निटिव के लिए आपको ये हिंट्स मिलेंगे, छोटे छोटे शब्द एक्स्ट्रा भी देगा वहां पे, या कुछ चिंतन पे चिंतन करने की बात हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है, यानी जितना भी उसको समझ है, वो एक चैप्टर है उसको पढ़ पा रही है मान लीजिए, वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। जहां उसको समझना होता है, कोई भी काम एक्स्ट्रा अगर उसको करना है तो वहां पे वो हेल्प ले लेती है, जहां उसको मुश्किल लग रही होती हैं चीजें। शाहिद मिर्जा किसकी? अपने भाई की। भाई की हेल्प क्या कहलाएगी? स्कैप फोल्डिंग कहलाएगी। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? मचान होती है, ढांचा होती है, सहारा मिलना होता है, टेम्परेरी हेल्प यानी अस्थायी मदद। यानी वो पढ़ रही है, जहां उससे खुद नहीं हो रहा वो मदद ले देती है भाई की, तो इस मदद लेने को क्या कहेंगे? सिंपल है, सहारा मिलना, है ना। ट्यूटरिंग का मतलब ये थोड़ी है सब कुछ नया भाई सिखा रहा है, जहां दिक्कत है वहां भाई मदद कर रहा है, तो इसे सहारा मिलना, पार, ढांचा, स्कैप फोल्डिंग कुछ भी कह सकते हैं। कोचिंग तो ये हो गया कि आपको बिल्कुल जहां दिक्कत नहीं भी हो सकता बिल्कुल चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ जहां दिक्कत है वो वहां मदद देने की बात हो रही है, अस्थायी मदद है ना, परिकल्पना निवेश नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, हिंदी पेडागोजी या पेडागोजिकल जो लैंग्वेज पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उनमें टू द पॉइंट आंसर ढूंढना होता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है।
यानी कोई काम है जिसमें वो मीनिंग डिड्यूस कर रहे हैं, आकृतियां कैसे कौन सा शब्द बनता है उससे जुड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे अप्लाई करेंगे उस शब्द को उसकी बात हो रही है। तो व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है, या फिर व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य है। स्ट्रक्चर थोड़ी सीख रहे हैं, ये वाक्य में ये ऐसे मिल के एक वाक्य बनता है, ऐसी बात तो नहीं हो रही है। कार्य विधिक व्याकरण है, यानी एक्टिविटी बेस्ड व्याकरण है, तो कोई एक्टिविटी भी ऐसा सच नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? शब्दों की आकृतियों से जुड़ने कि कैसे कौन सा शब्द बनाया जाता है, अर्थ निकालने तथा प्रयोग में सहायता कि कैसे वो प्रयोग किया जाएगा। जब प्रयोग में सहायता मतलब कम्युनिकेटिव लेवल पे बात हो रही है कि आप कैसे यूज करेंगे। तो व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, यानी जब आप ग्रामर सीख रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, संप्रेषण का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बातचीत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग करके सीख रहे हैं, मीनिंग निकाल करके सीख रहे हैं। आकृतियों से जुड़ने से जो पहला शब्द है ना, आकृतियों से जुड़ने, यानी ये हमें लग सकता है कि स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, लेकिन बाकी दोनों इशारा करते हैं किसकी तरफ? संप्रेषणात्मक कार्य की तरफ। तो अगर ये व्याकरण की संरचनात्मक कार्य अगर आकृतियों के आगे कुछ और लिखा होता कि इसमें आप संरचना देख रहे हैं, कैसे कौन सा वाक्य बनता है, ये सब लिखा होता, तब सी ऑप्शन हो सकता था। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगेगा देखने में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है? सचेतनता बोले तो कॉन्शियसली आप व्याकरण को यानी ग्रामर को सीख रहे हैं। पहला ऑप्शन है व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना, यानी जो व्याकरणिक इकाई यानी यूनिट्स हैं आपकी ग्रामर की, भाई ये नाउन होता है उसको पहले नियम की तरह कर रहे हैं प्रस्तुत, यानी उसका रूल बता रहे हैं। पृथक रूप से प्रयोग करने के लिए बार बार अभ्यास करना, यानी देखो पृथक रूप से प्रयोग करना बिल्कुल खराब नेगेटिव वर्ड है। पृथक रूप से मतलब बिल्कुल सेक्लूडेड, रट्टे लगा रहे हैं आप, एक तरह से एक नियम पढ़ लिया उसको अलग से बस प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तो ये एकदम खराब तरीका होता है। बार बार अभ्यास लिखा हो वैसे भी समझ जाओ कि नेगेटिव ज्यादा होगा ये। बी ऑप्शन है व्याकरण भाषा को संदर्भ में या व्याकरण या भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना। देखो ये संदर्भ बहुत प्यारा वर्ड है, एकदम पॉजिटिव वर्ड है। कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण सीखना, कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर, संदर्भ में कुछ आप पढ़ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई किताब में स्टोरी पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ते समय आपने अर्थ भी जान लिया तो व्याकरण भी सीख गए और पता लग गया कि आपने रट्टे भी नहीं लगाए नियमों के। तो ये संदर्भ में व्याकरण सीखना बहुत अच्छा होता है। संदर्भ में प्रस्तुत करना तथा शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना व प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियम की ओर ले जाना। यानी कौन सा मेथड है ये? इंडक्टिव मेथड है ना, आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर। यानी पहले आप उदाहरण दे रहे हैं, संदर्भ में सीख रहे हैं, कहानी, आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं अच्छा अपने फेवरेट सिटी का नाम बताओ, ये लिखा वो लिखा, फिर आपने बाद में परिभाषा बताई कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, ये जो हमने सारी चीजें लिखी हैं इनको संज्ञा कहते हैं। यानी आप नियमों पे बाद में लेके जा रहे हैं संदर्भ के बाद। तो ये निगमनात्मक विधि है, इंडक्टिव मेथड है, उदाहरण से नियम की ओर जाना। ठीक। व्याकरण पुस्तक अथवा अभ्यास पुस्तिका से व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, मतलब सिर्फ नियम सिखा रहे हैं तो ये निगमनात्मक डिडक्टिव मेथड हो जाता, फिर ये सचेतनता में वृद्धि नहीं होती, सीधा रट्टे लगा रहे होते आप अनकॉन्शियसली। व्याकरण से जुड़े प्रश्न पठन सामग्री अथवा किसी वृत्तांत से लिए जाते हैं और अभ्यास द्वारा सीखे जाते हैं, तो ये रटंत विद्या की तरफ ले जाता हमें, जबकि हम यहाँ पे सचेतन रूप कॉन्शियसली बच्चे का ध्यान जाए उस पर बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। 15 देखिए, ये अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। रचनावाद पे क्वेश्चन आते हैं। रचनावाद क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें 3 लोग हैं रचनावादी जो आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण हैं। एक पियाजे हैं जिनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी उग्र रचनावादी कहते हैं, वाइगॉस्की हैं जिनको सामाजिक रचनावादी यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, और ब्रूनर हैं जिनको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी संज्ञानात्मक संरचनावादी कहते हैं। तीनों महत्वपूर्ण हैं। रचनावाद क्या कहता है? आपका एनसीएफ, आपकी एनईपी सब रचनावाद को फॉलो करते हैं। रचनावाद ये कहता है कि बच्चे के अर्थ निर्माण पे, उसके सक्रिय अधिगम पे एक्टिवली वो सीखे, मीनिंगफुल लर्निंग हो, अपॉर्चुनिटीज दें, आप उसको अवसर दें, है ना, बच्चों को एक्टिव रखो। रचनावाद कहता है ज्ञान की रचना कर सकता है बच्चा, यानी वो खाली बर्तन नहीं है। जो कौन कहता था? जॉन लॉक कहते थे 17वीं शताब्दी में कि बच्चा तो टैबुला रासा है, कुछ भी भर दो। व्यवहारवाद यही कहता है, लेकिन रचनावाद ये कहता है ज्ञान की रचना संभव है। ठीक है ना, तो अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। अब रचनावाद जहां आगे समझ जाओ, बच्चे को एक्टिव रखना है, और सारी पेडागोजी बच्चे को एक्टिव रखने के ही चारों इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे को सक्रिय रखना है, ऑप्शन ढूंढ लो, जहां सबसे ज्यादा सक्रिय होगा बच्चा वही उत्तर सही है। बच्चे कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं,
यानी क्लासरूम में टीचिंग हो रही है उससे, तो इसमें तो बच्चा उतना एक्टिव नहीं लग रहा हमें। चलो फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। बहुत ही खराब तरीका। जब तक आपसे ये ना पूछे संरचनात्मक विधि यानी स्ट्रक्चरल मेथड में क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल मेथड में स्ट्रक्चर से सिखाते हैं आप, अदरवाइज ये बोरिंग तरीका है। सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं, तो ये तो एकदम रोबोट थोड़ी है, शिक्षार्थी है भाई, विविधता रखते हैं, विभिन्न तरीके से सीखेंगे। एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आप लोग बहुत संख्या में दे भी रहे हैं, 69% लोग सही उत्तर। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी? जब ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को जोड़ करके सिखाया जाएगा।